वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर स्पेशल क्लास 4 जिसमें मोस्टली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एनवीएस जिनका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, एनएचएम अलग अलग स्टेट वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए, तो उनमें एंड देन एम्स पटना और जो अलग अलग स्टेट में स्टाफ नर्स के चाहे वो जीएमसी के लिए पेपर हो, सीएचओ के लिए हो या फिर एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए हो, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि सभी के सिलेबस के टॉपिक हैं जो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। एंड वन मोर टाइम जो ऑफिशियल ऐप है हमारी लॉन्च कर दी गई है, तो प्लीज़ प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए एंड देन वहाँ पर आप क्विज भी खेल सकते हैं। डेली आपको वहाँ पर 20 to 30 MCQ क्विज मिलेंगे जिससे आपका नॉलेज लेवल टेस्ट होगा एंड PDF फॉर्मेट में पूरे जितने भी पेपर होते जा रहे हैं वो भी वहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो स्पेशल क्लास 3 में क्वेश्चन आपके लिए दिया था, तो जो आंसर दिए हैं सभी ने वो ऑलमोस्ट सही ही दिए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए हम कितना वाटर यूज़ करते हैं, तो सबने आंसर दिया 90 to 95। तो यहाँ पर जो 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहीट हम टेम्परेचर का यदि वाटर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर कोल्ड स्पंजिंग की बात की जा रही है। तब हम जो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ करेंगे वो होगा 70 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका तो आंसर यहाँ पर सी होगा। आज के क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स, डेलीरियम एंड रोज़ कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज़। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। एक तो आता है रोज़ कलर्ड रैसेस, दूसरा है यहाँ पर स्लो पल्स रेट, डेलीरियम। तो ये किस डिसीज़ में देखने को मिलेंगे या फिर ये किसके साइन हैं? ऑप्शन में है स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटेनस या फिर चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर यदि आपको रोज़ कलर स्पॉट बस पूछे जाएँ या फिर रोज़ कलर रैसेस पूछे जाते हैं तो आप किसको मार्क करेंगे? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि रोज़ कलर रैसेस किस डिसीज़ में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनेस या फिर चिकन पॉक्स। तो रोज़ कलर रैसेस रहेंगे, फीवर रहेगा, डेलीरियम होगा, कन्फ्यूज़न भी होगी, थोड़ी सी पल्स रेट भी स्लो होगी। तो ये सब किस में देखने को मिलते हैं? मीजल्स में। इसमें देखने को मिलेंगे मीजल्स में। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका मीजल्स। अब यहाँ पर मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबियोला। अब एग्जाम में बात आती है कि रूबियोला या फिर मीजल्स या फिर चिकन पॉक्स के सिम्टम्स में एक डिफरेंस होता है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। फीवर रहेगा दोनों में एंड देन यदि डिफरेंस की बात की जाए तो जो आँखों पर है जो ज़्यादा या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर केस में चिकन पॉक्स में आइज़ है जो अफेक्टेड होंगी, बट जो मीजल्स है इसमें आँखें हैं जो कैसी होंगी? रेड हो जाएंगी, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा आपको और बॉडी पर रेड या फिर रोज़ पिंक टाइप के आपको स्पॉट और रैसेस हैं जो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कफ होगी, आपको फीवर होगा एंड देन बात आती है कॉप्लिक स्पॉट की। तो कॉप्लिक स्पॉट भी देखने को मिलेंगे जो कि कॉप्लिक स्पॉट्स रहेंगे माउथ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉप्लिक स्पॉट्स एग्जाम में आते हैं किस डिसीज़ का फीचर है? तो ये भी मीजल्स का है। एंड जो इसमें मीजल्स में ब्लिस्टर्स होंगे इनमें ईचिंग नहीं होगी तो बहुत ही रेयर टाइप की होगी। इसमें एक तो ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है बट रेयर केस में होता है। तो यहाँ पर आपको दो मेजर डिफरेंस याद करना है। एक तो रोज़ और पिंक टाइप के जो स्पॉट्स होंगे, रैसेस होंगे, वो किस में होंगे? मीजल्स में। एंड देन कॉप्लिक स्पॉट्स किस में होंगे? इनसाइड द माउथ, वो भी किस में होंगे? मीजल्स में। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो कि एक बैक्टीरिया है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका एवरेज 10 डेज। और जो पॉजिटिव एजेंट है टिटनेस का, इसके जो बैक्टीरिया हैं कहाँ पर होते हैं? जनरली सी टिटेनी के जो स्पोर्स होते हैं कहाँ पर होते हैं? मिट्टी में, मिट्टी के अंदर। और एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो कि ट्रांसफ़र कैसे होंगे? यहाँ पर बात हो गई कि होते कहाँ पर हैं। तो जनरली इनके जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है मिट्टी में होता है ये, बट इनका स्प्रेड ऑफ रूट यदि हम कहते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होंगे कहाँ से? मिट्टी से भी हो सकते हैं आपको। एंड जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनके कटे हुए घाव हों या फिर कट्स हों
तो उसके थ्रू भी आपको ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बट ये कभी भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होगा पर्सन टू पर्सन। जहाँ पर यदि कट है, वुंड है, तो उसी के थ्रू होगा आपको ये ट्रांसमिशन। यदि एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए, दैट मीन्स जब क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है और जो साइन सिम्टम्स शो करेगा, तो एवरेज 10 दिन का माना गया है, बट ये 3 से 21 दिन का भी माना जाता है। एग्ज़ाम में पूछते हैं तो 10 दिन को आपको मार्क करना होगा, और यदि 10 दिन ऑप्शन में नहीं है तो आप 21 दिनों को भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बिटवीन की बात हो रही है। 3 से 21 दिन में अपने सिम्टम है जो शो करेगा। एवरेज 10 दिन के अंदर तो हर एक सिचुएशन में अपने सिम्टम शो कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर टिटनस से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो टिटनस के जितने भी MCQs बनेंगे वो हम अपनी ऐप में ऐड कर देंगे, क्योंकि एक छोटे से टॉपिक बेस यहाँ पर आपको यदि 10 क्वेश्चन भी बनते हैं टिटनस से, तो ऐप में आप अपने क्विज के थ्रू उन क्वेश्चन को है जो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो अस्थमा है जो किससे प्रिवेंट होगा? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस, टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेक मेडिसिन रेगुलरली, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो अस्थमा है जो अलग अलग टाइप का होता है। एक तो होता है एलर्जिक, जो कि कोई किसी पर्सन को या तो पॉलेंस है, डस्ट है, या फिर फूल हैं, हरी पत्तियां हैं, इन सभी से भी एलर्जी होने लगती है। और अस्थमा में क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन होगा, एंड देन स्वेलिंग के कारण है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अस्थमा के लिए हम क्या करेंगे कि जो एक्सपोजर, जो एलर्जिक एक्सपोजर है उनसे हम दूर रखने की कोशिश करेंगे पर्सन को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जेंस। सिम्टम्स है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, खांसी आते रहना, सर्दी होना, छींकें आना, चेस्ट पेन होना, सोने में। मेन सिम्टम एग्जाम में आता है वो है वीजिंग, मतलब कि सीटी जैसे लगेगी, जब आप सांस लेंगे तो सीटी जैसे बजेगी। और यदि इसके ट्रिगर्स की बात करें कि जो पर्सन को ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम है बट हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों से दूर रखेंगे, यदि उन्हीं चीज़ों के कांटेक्ट में वो पर्सन आता है तो वो ट्रिगर का काम करेंगे, उन सिम्टम्स को और ज़्यादा वर्स्ट करेंगे। तो कॉज और ट्रिगर सिम्टम क्या हो जाएंगे? पॉल्यूशन, स्मोकिंग, हाउस होल्ड केमिकल्स, किसी को लाइजोल, फिनॉल, इन सभी से भी एलर्जी होती है स्मेल से। फैटी फूड, डस्ट, एनिमल्स से भी किसी को प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया, वायरस। तो ये क्या हुआ है? ट्रिगर्स या फिर जो प्रॉब्लम है उसको ऑलरेडी उसके सिम्टम्स को और ज़्यादा वर्स्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या कहलाएंगे? ट्रिगर्स। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों से दूर रखेंगे तो पर्सन को यदि इनकेस अस्थमा है भी या फिर नहीं भी है तो हम उसको थोड़ा है जो सिम्टम्स में रिलीफ दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लैम्प्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबी क्राई कर रहा है तो हमें कॉर्ड क्लैम्प करना है, तो कितने टाइम के बाद करेंगे? 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स, या फिर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो यदि हम यहाँ पर बात की जा रही है कि बेबी क्राई कर रहा है, आफ्टर डिलीवरी के बाद बेबी का क्राई करना बहुत ही ज़्यादा है, जो सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है कि यदि बेबी क्राई कर रहा है दैट मीन्स नॉर्मल है। तो यहाँ पर बेबी क्राई कर रहा है डिलीवरी के बाद, तो हमें कॉर्ड क्लैम्पिंग करना है, तो कब करेंगे? तो जनरली जब कॉर्ड में पल्सेशन, जो पल्स है वो स्टॉप हो जाती है, तब हम है जो कॉर्ड को क्या करेंगे? क्लैम्प करेंगे। डिले कॉर्ड क्लैम्पिंग का रीज़न होता है कि बच्चे को एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि जो अम्बिलाइकल कॉर्ड में जो ब्लड होगा वो बेबी में चला जाएगा, तब भी बेबी को एनीमिया से हम प्रिवेंट कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉर्ड का ब्लड होगा वो बेबी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यदि अर्ली कॉर्ड, यहाँ पर ये बात तो हमने कर ली डिले कॉर्ड क्लैम्पिंग की, कब करना है? जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए। जनरली 3 to 4 मिनट के बाद है जो हम कॉर्ड क्लैम्प कर देते हैं। बट यदि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप, जब कॉर्ड में पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब कॉर्ड क्लैम्प करना है। यदि डिले कॉर्ड क्लैम्पिंग का रीज़न पूछते हैं तो हम बेबी को क्या कर सकते हैं? बेबी में एनीमिया की सिचुएशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग क्यों करते हैं? क्योंकि यदि मदर में कोई ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर कुछ RH एंटीबॉडीज़ हैं तो हमें अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग करनी पड़ती है, जिससे मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बेबी में ट्रांसफ़र ना हो पाएँ। तो ये अर्ली और डिले कॉर्ड क्लैम्पिंग के रीज़न हो जाते हैं। बट यदि यहाँ पर कॉर्ड क्लैम्प करने का ड्यूरेशन पूछते हैं तो 3 to 4 मिनट होता है जनरली। और यदि इस टाइप से आता है क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वंस द कॉर्ड पल्सेशन इज स्टॉप। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम किसके द्वारा होगा?
ऑप्शन में निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस वायरस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो जो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम एक तरीके से कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं हम न्यूबॉर्न बेबी में, जो कि आँखों का इन्फेक्शन है और जनरली डिलीवरी होने से लेके जो लाइफ के 30 डेज है, मतलब बर्थ के बाद से लेके 30 दिन तक के दिन है, उन्हीं के अंदर है जो बेबीज़ में देखने को मिलेगा। और ये कब होता है, मदर की जो बर्थ कैनाल है उसके थ्रू बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। यदि मदर की बर्थ कैनाल क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से अफेक्टेड है, या तो उसको सिफिलिस है या फिर गोनेरिया की सिचुएशन, कुछ भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर जो कॉज पूछा है तो वो क्या है, यहाँ पर निसीरिया गोनेरिया क्या है, ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, निसीरिया गोनेरिया। यदि मदर को गोनेरिया की सिचुएशन है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि मदर की जो बर्थ कैनाल है उसके थ्रू बेबी में यदि आँखों में जो इन्फेक्शन होगा ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम जो कि न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस है, तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, निसीरिया गोनेरिया। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम का जो कॉज है वो क्या है यहाँ पर, निसीरिया गोनेरिया, और जो कि कंजक्टिवाइटिस है न्यूबॉर्न बेबी में। इट इज़ एन आई इन्फेक्शन दैट अकर्स विद इन द फर्स्ट 30 days ऑफ लाइफ एंड इट इज़ कॉट ड्यूरिंग बर्थ बाय कॉन्टैक्ट विद द मदर्स बर्थ कैनल दैट इज इन्फेक्टेड विद अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल साइन इज सीन इन टिटनेस। तो क्लिनिकल साइन कौन सा है जो कि टिटनेस में देखने को मिलेगा, कॉप्लिक स्पॉट, स्यूडोमेम्ब्रेन, एपिस्टोटोनस या फिर हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा साइन है जो कि टिटनेस में देखने को मिलेगा। तो कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं मीजल्स में, स्यूडो मेम्ब्रेन है जो जनरली कंजक्टिवा में पाई जाती है या फिर किसी डिसीज़ में भी आपको देखने को मिल सकती है, निसीरिया गोनेरिया की सिचुएशन में भी देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिया है, फियर ऑफ वाटर है, जो कि टिटनेस में नहीं होता है, रेबीज़ में देखने को, रेबीज़ का साइन है। तो यहाँ पर ऑपिस्टोटोनस किसका साइन है, टिटनस का। इसमें क्या होगा कि जो मसल्स होंगी इसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पाज्म इतना ज़्यादा होगा कि पर्सन की मसल है जो देखिए इमेज के थ्रू आप यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएंगी कि पर्सन पूरा है जो आर्च पोजीशन में, जैसे आर्च रहती है एक तरीके से घुमाव होता है उस टाइप की पोजीशन तक ले सकता है। तो ऑपिस्टोटोनस क्या है, इज अ स्टेट ऑफ सीवियर हाइपर एक्सटेंशन एंड स्पासिटी इन विच एन इंडिविजुअल्स हेड, नेक एंड स्पाइनल कॉलम एंटर इनटू अ कंप्लीट ब्रिजिंग और आर्चिंग पोजीशन। तो ये आर्चिंग पोजीशन क्यों हो रही है, ये जनरली टिटनेस के कारण ही होती है, टिटनेस की प्रॉब्लम के कारण। एंड इनकेस यदि टिटनेस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तब उस केस में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, या फिर कुछ मसल्स में प्रॉब्लम होगी तब। तो यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन और एंड स्पाज्म हो रहा है जो मसल्स में, वही सिचुएशन क्या कहलाती है, ऑपिस्टोटोनस। तो ये किसका साइन है, ये है टिटनस का। कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल्स का है, स्यूडोमेम्ब्रेन है, जनरली या तो आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो तब भी हो सकती है, निसीरिया गोनेरिया में हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में भी हो सकती है। एंड यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, जो कि किसका साइन है, रेबीज का। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर विथ हाई ब्लड प्रेशर इज सफिशिएंट टू कैटेगराइज हर एज हैविंग प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर यूरिन एल्ब्यूमिन लेवल कितना होगा, साथ में हाई ब्लड प्रेशर भी है साथ में, और उस लेडी को क्या है, प्री एक्लेम्सिया भी है। तो प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीन यूरिया हो जाता है जिसमें एल्ब्यूमिन का लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कितना है जो यूरिन और एल्ब्यूमिन लेवल होगा जब हम प्री एक्लेम्सिया की सिचुएशन को कंसीडर करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। ऑप्शन में +3, +4, +5 या फिर +2। एक क्वेश्चन जबलपुर GMC एग्जाम में आया था स्टाफ नर्स के। तो यहाँ पर यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना रहेगा साथ में, तो जब हम कैटेगराइज करेंगे कि लेडी को क्या है, प्री एक्लेम्सिया है। ऑप्शन में +3, +4, +5 या फिर +2, तो ये होता है +2। कितना होगा यूरिन एल्ब्यूमिन साथ में, +2। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी में हम जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। ऑप्शन में फिनोबार्बिटॉन, डाइजेपाम,
बीटामेथासोन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जो यहाँ पर बात की जा रही है जॉइंडिस को ट्रीट करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी में, जॉइंडिस में क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल हाई होने लगता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो बिलीरुबिन लेवल हाई हुआ है उसको हमें बॉडी से बाहर फ्लश करवाना है। तो कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करेंगे? यदि न्यूबॉर्न बेबी में थेरेपी की बात की जाती है तो फोटोथेरेपी यूज़ करेंगे जॉइंटिस ट्रीटमेंट के लिए, बिलीरुबिन का लेवल कम करने के लिए। बट यदि मेडिसिन की बात की जा रही है, ड्रग ऑफ चॉइस की जा रही है, तो वो फेनोबार्बिटॉन। क्या है? फेनोबार्बिटॉन, जो कि डायरेक्ट लिवर पर एक्ट करेगी और जो एंजाइम है ग्लूकोर्निल ट्रांसफरेज एंजाइम उसको इंड्यूस करेगी। और जो एंजाइम है यहाँ पर लिवर एंजाइम है ग्लूकोर्निल ट्रांसफेरेज, जो कि बिलीरुबिन को क्या करेगा, ऐसे फॉर्म में चेंज करेगा जो कि बॉडी से रिमूव हो सके बाइल के थ्रू। तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज़ की जा रही है वो क्या है, फेनोबार्बिटॉन। इसका यदि मोड ऑफ एक्शन पूछते हैं तो ये मेडिसिन डायरेक्ट लिवर पर एक्ट करेगी और जो एक एंजाइम है ग्लूकोकोरिनिल ट्रांसफरेज एंजाइम लिवर एंजाइम है, तो क्या करेगा, इट चेंज बिलीरुबिन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द बाइल। तो बिलीरुबिन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कि बाइल के थ्रू बॉडी से क्या हो जाए, फ्लश्ड हो जाए, रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गई, फेनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज्ड टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर इंट्यूबेशन किया जा रहा है, तो इंट्यूबेशन के टाइम पर क्या हो रहा है, सक्सिनाइल कोलिन दी जाती है। तो सक्सिनाइल कोलिन का जो एक कॉज हो रहा है यहाँ पर वो क्या है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, पल्स रेट है जो स्लो हो जाएगी, लेस देन 60 बीट पर मिनट तक जा सकती है। तो 60 बीट पर मिनट तक यदि पल्स रेट जाती है, जो कि किसका असर हो रहा है, सक्सिनाइल कोलिन का। तो सक्सिनाइल कोलिन से जो इफेक्ट हुआ है ब्रेडिकार्डिया, उसके हम आउटकम इफेक्ट है जो कि ब्रेडिकार्डिया, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कौन सी मेडिसिन है जो हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट, एड्रेनालिन, लिडोकिन या फिर एट्रोपिन। तो कौन सी मेडिसिन है जो यहाँ पर यूज़ की जाएगी। तो जो मेडिसिन यहाँ पर यूज़ की जाएगी, सक्सिनाइल कोलिन का जो आउटकम इफेक्ट आया है, ब्रेडिकार्डिया स्लो पल्स रेट हुई है, तो इसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन होगी एट्रोपिन। जब भी पल्स रेट स्लो होती है, ब्रेडिकार्डिया की सिचुएशन होती है, तब हम कौन सी मेडिसिन देते हैं यहाँ पर, एट्रोपिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एट्रोपिन। लिडोकिन बच्चों में नहीं दी जाती, ओनली एडल्ट्स में यूज़ की जाती है। एंड यहाँ पर RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर करती है, तो कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा कि बेबी में जो RH एंटीबॉडीज़ हैं वो ट्रांसफ़र तो नहीं हो गई हैं। ऑप्शन में ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट या फिर एक्सरे। यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, बेबी में पूछते हैं तो आपको अलग मार्क करना होगा, मदर में पूछते हैं तो आपको अलग ऑप्शन है जो मार्क करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन है कि RH नेगेटिव मदर ने बेबी डिलीवर किया है, तो बेबी का कौन सा टेस्ट करवाएंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि बेबी को RH एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र तो नहीं हुई हैं। तो ऑप्शन में ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट या फिर एक्सरे। तो ब्लड कल्चर से है जो ये चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं होगी कि बेबी में एंटीबॉडीज आई हैं या नहीं, ना ही एक्सरे से। अब बचते हैं यहाँ पर दो टेस्ट, डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। दोनों से एग्लूटिनेशन ही चेक किया जाता है कि जो RBC है वहाँ पर एक जगह इकट्ठी हो रही है या नहीं, या फिर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। बट मदर में डिफरेंट होगा, बेबी में डिफरेंट होगा। यदि यहाँ पर बेबी की बात की जा रही है तो बेबी में जो टेस्ट होगा वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। बेबी के लिए पूछा है तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट होगा, मदर में पूछते तब इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता। देखिए इमेज के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट में क्या किया जाता है, द बेबी सैंपल इज पॉजिटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ द मदर्स एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ RBCs इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। दैट मीन्स यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट किया जा रहा है तो बेबी का सैंपल लिया जाएगा और जो एंटीजन है IgG एंड कॉम्स रिएजेंट उनको मिक्स किया जाएगा। तब यदि एग्लूटिनेशन देखने को आपको मिलता है, जो RBC है उनकी सरफेस पर यदि मदर के जो एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हुए होंगे, दैट मीन्स बेबी का टेस्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है, डायरेक्ट कॉम टेस्ट के थ्रू किया जाएगा।
अब यदि इनडायरेक्ट की बात आती है, देयर आर इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़, जो IgG और CD3 है इनमें इनकम्प्लीट रहेंगी, जो कि पेशेंट के सीरम में नहीं होंगी। एंड यहाँ पर जो एग्लूटिनेशन है वो उतना प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा। तो दो चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है कि मदर के लिए पूछते हैं तो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, और बेबी में पूछते हैं तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट। डायरेक्ट कॉम टेस्ट में क्या किया जाएगा कि जो बेबी की RBC है, यदि उनकी जो सरफेस एरिया पर जो एंटीजन है वो इकट्ठे होते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस बनती है यदि, तो क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव है। बेबी में RH एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हो गई हैं, तो इसके बाद बेबी को क्या सिचुएशन होने के चांसेस होंगे, एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटलिस, याद रखना है, एरिथ्रोब्लास्टेसिस फीटलिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। माल रोटेशन का यहाँ पर टिपिकल मेन सिम्टम कौन सा है। माल रोटेशन का मतलब होता है कि बेबी की जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपरली सही जगह पर नहीं है। ऑप्शन में है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल या फिर बिलियस वॉमिटिंग। तो यहाँ पर टिपिकल मेन सिम्टम पूछा है माल रोटेशन का, तो वो होगा बिलियस वॉमिटिंग। ये देखिए दो पिक्चर यहाँ पर दिख रही हैं आपको। फर्स्ट है जो कि नॉर्मल प्रॉपर पोजीशन में इंटेस्टाइन है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर माल रोटेशन में क्या होगा कि जो बेबी की इंटेस्टाइन है, देखिए आप यहाँ पर जनरली इस टाइप से होना चाहिए, बट यहाँ पर सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं माल रोटेशन में इट्स अ बर्थ डिफेक्ट लिंक दैट अकर्स व्हेन द इंटेस्टाइन डू नॉट करेक्टली और कम्प्लीटली रोटेट इनटू देयर नॉर्मल फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये जनरली एक तरीके का बर्थ डिफेक्ट है, ये आफ्टर बर्थ के बाद नहीं होगा, इसको हम कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट मान सकते हैं, जो कि बेबी में जो प्रॉपरली डेवलपमेंट के टाइम पर जो बेबी की गट्स हैं, इंटेस्टाइन है, वो प्रॉपरली रोटेट नहीं हो पाई हैं, नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाई हैं। और जो भी बच्चे इस तरीके की सिचुएशन के साथ जो डिलीवर होते हैं उनमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्टम तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे बट कुछ बच्चों में थोड़े दिनों के बाद मिलेंगे देखने। और इस सिचुएशन कब होती है, 10th वीक में, 10वें वीक में, जब बच्चे का जो इंटेस्टाइन है वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपर अपनी जगह पर है, जो टर्न नहीं हो पाता है, प्रॉपर पोजीशन पर नहीं जा पाता है। तो ये जनरली 10th वीक ऑफ लाइफ में, जब जेस्टेशनल पीरियड 10th वीक होगा उस टाइम पर ये प्रॉपर जो डेवलपमेंट हो सकता है। सो यहाँ पर कहा गया है कि माल रोटेशन इज अ बर्थ डिफेक्ट लिंक दैट अकर्स व्हेन द इंटेस्टाइन डू नॉट करेक्टली और कम्प्लीटली रोटेट इनटू देयर नॉर्मल पोजीशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर नॉर्मली इस टाइप से डेवलप होना चाहिए, बट माल रोटेशन में इस टाइप से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10वें वीक में आफ्टर बर्थ नहीं होगा, बिफोर बर्थ होने वाली जेस्टेशनल पीरियड में ही होने वाली प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों में सिम्टम तुरंत देखने को मिलेंगे, कुछ में 1 या 2 दिन बाद तक है जो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो एक योजना यहाँ पर दी हुई है, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो इसके बेनिफिशियर्स कौन है, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? ऑप्शन में है वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विथ द इनेबिलिटी टू बियर द चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना है, जो कि 2022 के पहले ही आई थी ये योजना एक्चुअल में। तो इसके तहत जो भी बेनिफिशियर्स ग्रुप रखे गए थे वो ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने 18 साल के बाद है जो क्या हुई हो, प्रेग्नेंट हुई हो। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। मध्य प्रदेश में जनरली योजना लाई गई थी सबसे पहले। तो यहाँ पर महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रमिक सेवा योजना के तहत यहाँ पर क्या किया गया था कि यदि आप फर्स्ट पूरा एंटीनेटल चेकअप करवाते हैं तो आपको अलग राशि दी जाएगी, एंड देन डिलीवरी के टाइम पर आपको अलग है जो पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो यहाँ पर यदि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलते हैं तो किसके फीचर हैं, निमोनिया के, एम्पायमा के, ब्रोंकियोलाइटिस के या फिर ट्यूबरक्लोसिस के। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है गॉन्स फोकाई। गॉन्स फोकाई किस में देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो एक तरीके से प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या फिर गॉन्स फोकाई क्या है, ग्रेन्युलोमा है, जो कि मिडिल और लोअर जोन में देखने को मिलेंगे लंग्स में। इनको हम प्राइमरी और गॉन्स फोकाई कहते हैं। तो यहाँ पर
पैराट्रैकियल लिम्फेडिनोपैथी और ट्रांजिएंट हिलर टाइप के यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जो भी लोग एक्सरे रीड आउट कर सकते हैं वो यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से बता देंगे। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलेंगे? टीबी में और ट्यूबरक्लोसिस में। नेक्स्ट इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो किया जाएगा? सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा। और दूसरा कौन सा टेस्ट होगा जिससे हम कंफर्म कर सकें कि ये रेबीज है या नहीं? ऑप्शन में हेमेटोक्रिट वैल्यू, इन्युलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन या फिर मॉलिक्यूलर। तो जो यहाँ पर दो तरीके के टेस्ट हो जाते हैं, एक तो हो जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट और दूसरा होता है DFA, डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रेबीज के वायरस एंटीजन है वो ब्रेन तक तो नहीं पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा टेस्ट होगा वो क्या होगा? इनमें से होगा मॉलिक्यूलर टेस्ट। कौन सा टेस्ट होगा? वो होगा मॉलिक्यूलर टेस्ट। तो यहाँ पर रेबीज को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। आपको एग्जाम में आ सकता है DFA का फुल फॉर्म, तो डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट जो कि रेबीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, जिससे पता चलेगा कि जो रेबीज का वायरस एंटीजन है वो ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। फिर ऑप्शन दिए हुए हैं ओनली A एंड B, नेक्स्ट ऑप्शन है ओनली ABC या फिर ओनली A एंड C या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ये प्रोग्राम है। फिर आता है यहाँ पर टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, A भी है, ओरल हेल्थ प्रोग्राम भी है और NPCCD प्रोग्राम भी है। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? डी, नन ऑफ दी अबव। अब जो प्रोग्राम है इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो कि 1976 में लॉन्च किया गया था, जिसके लिए जो भी स्टेट हैं उनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया गया था और उसमें प्रेवलेंस रखा गया था कि 2020 तक हमें क्या करना है? ब्लाइंडनेस को 0.3% तक लेके आना है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था किसके लिए? ब्लाइंडनेस के लिए, ताकि हम ब्लाइंडनेस को कम कर सकें इंडिया में। और यहाँ पर लॉन्च हुआ था 1976 में। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो कंट्रोल ऑफ डीफनेस एंड जो नेशनल प्रोग्राम है कब आया था? 2006 से 2007 के बीच में, जो कि इसमें 25 डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए थे। जनवरी 2007 में एक्चुअल में लाया गया था, इसलिए यहाँ पर जनवरी 6 और 7 2006 और 7 को रखा गया है। तो यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस रखा गया था। तो इसमें 25 डिस्ट्रिक्ट, स्टार्टिंग में 25 डिस्ट्रिक्ट, 10 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी को कवर किया गया था, जिसमें 228 डिस्ट्रिक्ट एंड 27 स्टेट हैं जो अलग अलग तरीके से फेज के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट किए गए थे। लॉन्चिंग डेट आप इसकी याद रखें, जनरली एग्जाम में नहीं आता है बट इसकी लॉन्च डेट याद रखें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल टोबैको प्रोग्राम। ये एग्जाम में आता है, आप इसको याद रखें। या तो ये आ सकता है कि ये किस 5 ईयर प्लान और पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। तो ये 11th 5 ईयर प्लान 2007-2008 के बीच में लाया गया था। एम था इसका क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको कंजप्शन, मतलब तंबाकू पीने के क्या दुष्परिणाम होंगे आपको। रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका प्रोडक्शन कम करना और सप्लाई कम करना, और इस प्रोग्राम को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करना। नेशनल टोबैको डे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपके लिए है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो कम्युनिटी हेल्थ की बैकबोन क्या है? इकोनॉमी, फैमिली, ऑपोजिट या फिर इंडिविजुअल। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। एन ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप क्विज खेलिए, आप PDF परचेस कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सभी मॉडल पेपर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं वहाँ पर। प्लीज़ ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, अपने रिव्यू दे दीजिए। एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अब आपके लिए जो प्रीवियस पेपर है वो सॉल्व करवाए जाएंगे आज ही इवनिंग तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।